नमस्कार मित्रों, मैं अरुण कुमार सिंह अपने स्टडी चैनल जॉब्स विद हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम उत्तर प्रदेश गत परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम समास टॉपिक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कर्मधारय। आगे इसकी व्याख्या है, सद्भावना सच्ची भावना में विशेषण विशेष का संबंध है, अतः यहाँ कर्मधारय समास है। जिस समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष से विशेषण का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। आगे और भी उदाहरण हैं जिनके माध्यम से आप अव्ययी भाव समास को आप सरलता से समझ सकते हैं। जैसे देहलता, देहलता देह रूपी लता। आगे है प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अधमरा, आधा मरा हुआ है जो। ये अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरण थे। आइए अब अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले इसका हम शब्द विग्रह करके देख लेते हैं। इसका आजीवन का होगा जीवन भर। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। आइए अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र है, यथाशक्ति है, आजन्म है, आमरण होता है, एक शब्द होता है आमरण। एक शब्द होता है यथा समय, बोलते होंगे आप, यथा समय, यथा समय उपस्थित हों, इसका मतलब होता है समय पर, यथा समय। तो ये अन्य उदाहरण थे अव्ययी भाव समास के। दूसरा है तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान तथा कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। करुणापूर्ण, गौशाला, पथभ्रष्ट, शिवालय, शिवालय और पुरुषोत्तम। गगनचुंबी का होगा गगन को चूमने वाला। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। गौशाला, गायों के लिए शाला यानी घर। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। शिवालय, शिव का आलय यानी शिव का घर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो भी उदाहरण तत्पुरुष समास के दिए हुए हैं उनमें सब में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। किसी में से आ रहा है, किसी में मैं आ रहा है, किसी का के लिए आ रहा है ना। ये सब कारक चिन्हों का यहाँ पर लोप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ हमें तत्पुरुष समास समझ लेना है। अगला हमारा तीसरा होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान तथा उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है। जैसे चरण कमल, चरणों के कमल जैसे चरणों वाले। मृग नयन, मृग यानी हिरण जैसे नयन वाले। अधमरा, आधा मरा हुआ है जो। परमानंद, परम आनंद है जिसमें। लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी ये सब उदाहरण जो है कर्मधारय समास के हैं। अगला टॉपिक है द्विगु समास।
उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे सप्त सिंधु 7 सागरों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, दोपहर दोपहरों का समूह, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। ऐसे ही त्रिकोण है 3 कोणों का समूह, है ना। तो ये सारे उदाहरण जिस समास में आपको गणना का बोध हो, जिस समास में आपको गणना दिखाई दे यानी संख्या दिखाई दे, तो वो समास आपका होगा द्विगु समास, है ना। द्विगु समास की ये पहचान होती है। द्विगु समास है ये। आगे आ जाओ। समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह होगा तो इसका होगा सही उत्तर देश पर भक्ति। ये आपको पता होगा, स्वाभाविक है ऐसा होगा। देश पर भक्ति नहीं होती, देश से भक्ति, देश से भी भक्ति नहीं होगी, देश की भक्ति, ये भी संबंध तत्पुरुष है, ये भी नहीं, देश के लिए भक्ति, है ना। ये सबसे एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा। सबसे ये संप्रदान तत्पुरुष है को के लिए। इसमें व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दिए गए रिक्त स्थान में देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा देश भक्ति का समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। समास विग्रह का भेद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक तो आपने पढ़े होंगे। तो को के लिए संप्रदान की पहचान होती है, संप्रदान इसकी पहचान होती है को अथवा के अथवा लिए। ये शब्द जहाँ भी आते हैं तो वहाँ होता है आपका संप्रदान कारक। इसीलिए यहाँ तत्पुरुष का जो उपभेद है वो संप्रदान तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, ये शब्द दिया हुआ है और इसके विकल्प हैं 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिसके, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 10 हैं आंगन जिसके आंगन नहीं होगा इसका, आनंद का मतलब होता है सिर। 10 हैं नान जिसके। तो आपको ये सबसे सरल क्वेश्चन लगा हुआ, ये आपको स्वाभाविक ही पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन ए सबसे उपयुक्त आंसर होगा। 10 हैं आनंद जिसके। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। देशभक्ति में समास है। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था और इसका सही होगा तत्पुरुष समास। अभी हमने इसकी व्याख्या भी करवाई थी। इसका तत्पुरुष होगा और वो भी संप्रदान तत्पुरुष होगा, है ना। तो आगे आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन विकल्प अनुचित है? वन में वास, है ना। वन में वास अनुचित पूछा है इसमें, अनुचित तो ये हो सकता है वन में वास, वन में वास यानी वन में निवास हो सकता है। तो इसका एक विग्रह शब्द को अगर शब्द जोड़ें तो इसका होगा वनवास। क्या होगा? वनवास। और देश पर निकाला, ये थोड़ा आपको अस्वाभाविक लगेगा क्योंकि देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है। अगर ये कारक काट दें तो यहाँ हो जाएगा देश से निकाला, तो सही हो जाएगा। हमें अशुद्धि छांटनी है। चंद्र का प्रकाश चांदनी हो जाता है, जल की धारा जलधारा हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही पूछा था कि कौन से शब्द विग्रह में गलती है, तो इसी में है देश पर निकाला। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं इसकी व्याख्या से। आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है संधि, बी ऑप्शन है समास, सी ऑप्शन है समास विग्रह और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है समास विच्छेद। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वो होगा समास विग्रह। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह।
अब आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, जो कि हम ऊपर समझ चुके हैं। जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि को तोड़ना संधि विच्छेद। जो हम अगला टॉपिक अपना संधि विच्छेद ही रखने वाले हैं, तो इसमें डिटेल से आगे समझेंगे कि संधि क्या होती है और संधि का विच्छेद कैसे होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये परिभाषा आपको पूछ भी ली जाती है, कहीं कहीं ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि दो वर्णों से होने वाले विकार को क्या कहते हैं या संधि किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। फिर अगला है दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। कहीं अगर पूछ लिया जाए कि समास किसे कहते हैं, तो आप यही जवाब दे सकते हैं, जो कि सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसमें पूछा है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। द्विगु का मतलब हमने आपको बताया था। द्विगु का मतलब होता है गणनावाचक। जिस भी समास में हमें गणना का बोध हो, यानी गिनती का बोध हो, उसे हम कहेंगे द्विगु समास, है ना। और चौथा ऑप्शन जो द्वंद्व दिया हुआ है, द्वंद्व का मतलब होता है दो आपस में विरोध करने वाले शब्द, जैसे दिन रात और माता पिता होता है। ऐसे ही जो आपस में विरोधात्मक जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब हमें ऊपर देखना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई अव्यय नहीं दिया हुआ। अगला है ऑप्शन सी। ऑप्शन बी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है तत्पुरुष। तत्पुरुष की हम देखते हैं, यही ऑप्शन हमारा सबसे एप्रोप्रिएट और हमारा आंसर है, तत्पुरुष समास। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रसोई घर में तत्पुरुष समास है, इसका सही होगा रसोई के लिए घर। इसका विग्रह जो होगा वो होगा रसोई के लिए घर, है ना। विभक्ति का लोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों ही पदों के बीच की विभक्ति का चिन्ह लोप हो जाए, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं, इनको आप समझ सकते हैं। जैसे गृह आगत, अकाल पीड़ित, शोकग्रस्त, शरणागत, सर्वोत्तम, दानवीर, कविश्रेष्ठ, गौशाला, पथभ्रष्ट।